हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत। मैं सनी शिवानी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्यपुस्तक लोक भारती से दूसरी इकाई का चौथा पाठ। पाठ का नाम है छापा। यह पद्य है और इसके कवि है ओम प्रकाश आदित्य। पहले हम देखेंगे कवि का परिचय। जन्म 1926 गुरुग्राम में हुआ है और उनकी मृत्यु 2009 में भोपाल में हुई है। परिचय: ओम प्रकाश आदित्य हिंदी के वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनता संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। इनकी प्रथम प्रमुख कृतियाँ इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। अब हम देखेंगे कवि पद्य संबंधी क्या कहते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। देखिए, आयकर द्वारा छापा यह एक गहन विषय है, लेकिन कवि ने इसमें हास्य व्यंग तैयार किया है कि गलत जगह पर आयकर के अधिकारी छापा मारने के लिए चले जाते हैं और वहाँ कैसे जो अलग प्रकार का काव्य निर्माण होता है उसका वर्णन यहाँ किया है। हम कविता की पंक्तियाँ पढ़ते पढ़ते समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। कवि कहते हैं कि मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। कवि कहते हैं कि छापा डालने वाले मेरे घर में आ गए और बहुत बड़ा छापा उन्होंने डाला था। वे आते ही घर में घुस गए और पूछते हैं कि सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। सोना यानी पूछने वाले पूछ रहे हैं सोना धातु जो चमकीला होता है और बहुत बहुमूल्य होता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और कवि बता रहे हैं, कवि को तो सोने के बारे में पहचान ही नहीं है, उनके घर में सोना नहीं है, तो वो कहते हैं कि सोना मेरी आँखों में है, कई रातें मैं सोया ही नहीं हूँ, इसके लिए मेरा सोना मेरी आँखों में है। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। वो रोष में आए, क्रोधित हो गए और बोलते हैं कि स्वर्ण दो स्वर्ण। तो उसका जवाब कवि कैसे देते हैं, देखिए। कवि कहते हैं मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं। कवि कहते हैं कि वह रोष में है, क्रोध में है, और कवि जोश में आकर उत्साह में आकर कहते हैं आप सुवर्ण मांगते हो। सुवर्ण, वर्ण, वर्णमाला के वर्ण। कवि सुवर्ण का स्वर्ण का अर्थ सुवर्ण लेते हैं और उसका जवाब देते हैं कि मैंने तो वर्णों को अपने काव्य में बिखर दिया है, अगर चाहिए तो समेट लो, उन्हें कैसे दे दूं। और वह पूछते हैं कि मैंने मेरे काव्य में, कविता में
सुवर्ण वर्ण बिखरे हैं, वह कैसे दे दूं तुम्हें? यह पूछने के बाद वे झुंझला कर बोले, यानी वे और क्रोधित हुए और चिढ़कर बोले कि तुम समझे नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, तुम समझे नहीं? हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए, यानी जो कमाने का अधिकार न हो ऐसा कमाया हुआ धन अनधिकृत होता है। तो कवि कहते हैं कि आप अनधिकृत जो अर्थ अर्जित किया है आपने, अर्जित करना यानी पाना, कमाया हुआ, अर्जित किया हुआ अर्थ हमें चाहिए। तो कवि मुस्कुराकर बोलते हैं, अर्थ मेरी नई कविताओं में है। कवि मुस्कुराकर बोलते हैं कि आपको अर्थ चाहिए तो वो मेरी नई नई कविताओं में भरा पड़ा है। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, अगर आपको मिल जाए वह अर्थ तो ढूंढो और ले लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? वे कड़क कर बोलते हैं कि चांदी का है, यानी उनकी आवाज़ तेज हो जाती है और वो झल्ला जाते हैं और झल्ला कर बोलते हैं, पहले सोना मांगा जवाब उल्टा मिला, अर्थ मांगा जवाब उल्टा मिला। इस व्यक्ति को कैसे समझाए कि हम तुम्हारी धन संपत्ति लेने के लिए आए हैं? इसके लिए वो कड़क कर बोलते हैं, चांदी कहाँ है? अब जवाब क्या देते देखिए कवि, मैं भड़क कर बोला। वे कड़क कर बोले, मैं भड़क कर बोला। भड़क कर यानी जोर से जल उठने की आवाज में वे बोलते हैं, मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्घांत होकर बोले। वे बोलते हैं कि उद्भ्रांत का अर्थ होता है चक्कर खाया हुआ, चक्कर खाए हुए। वे बोलते हैं कि चांदी मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है, यानी यहाँ कवि चांदी का अर्थ लेते हैं जो बाल सफ़ेद होते हैं, तो चांदी भी सफ़ेद रंग की होती है, तो वे सफ़ेद रंग के बाल मेरी चांदी है। तो वह चक्कर खा जाते हैं। जो अधिकारी आए छापा डालने के लिए, वह चक्कर खा जाते हुए बोलते हैं, होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? अब अगला सवाल कहते हैं कि वह अधिकारी पूछते हैं कि तुम्हारे नोट कहाँ हैं? तो उसका जवाब कवि क्या देते हैं, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। मैं हमेशा मेरे नोट परीक्षा के पहले तैयार करता हूँ, तो मैं अभी भी परीक्षा के पहले 1 महीने पहले मैं नोट तैयार करूँगा, तो आपको चाहिए तो ले लो। वे गरज कर बोले। अब वो और ज़्यादा क्रोधित हुए हैं, गरज कर यानी जोर की आवाज़ में बोलते हैं, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। अब मुद्रा का अर्थ क्या बोलते हैं? वे लरज कर बोले। लरज कर यानी कांपते हुए, क्योंकि अधिकारी बहुत चिल्ला रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, तो कभी कांपते हैं और कांपते हुए बोलते हैं, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अगर मुद्राएं आपको चाहिए तो मेरे चेहरे पर देख लीजिए। यहाँ मुद्राएं का अर्थ उन्होंने लिया है कि चेहरे की भाव विभोर, भाव गंभीर जो होते हैं, चेहरे पर आते हैं भाव, उनको कहा है मुद्राएं कवि ने। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। वे अधिकारी सब खड़े हो जाते हैं और कुछ सोचते हैं, और फिर वह मन में सोच लेते हैं कि जाने दो, अब इससे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरे घर में ढूंढ निकालेंगे। और यह सोचकर फिर शयन कक्ष में घुस गए। वह शयन कक्ष में यानी बेडरूम में वह घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। मेरा जो बेडरूम में बेड पर पड़ा हुआ तकिया था पहले से ही फटा हुआ था,
और वे उसमें से रुई नोचने लगे, यानी रुई निकाल निकाल कर फेंकने लगे। उनको लगता है उस रुई के अंदर कहीं जाकर उन्होंने जो संपत्ति रखी होगी। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, वहां कुछ मिला नहीं तो अलमारी की ओर बढ़े। पहले से ही अलमारी टूटी हुई थी, उस अलमारी को उन्होंने खोला, वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वह रसोई की खाली पिंपियों को टटोला। फिर वह रसोई घर में आते हैं, खाली पिंपियाँ जो है वह उनको टटोलते हैं, यानी अंदर से थोड़ा झांक झांक कर देखते हैं। वह खाली ही थी। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। उन्होंने बच्चों की गुल्लक होती है ना, जो गुल्लक में पैसा डालते हो ना, मिनी बैंक कहते हैं। वह जो है बच्चा घर में छोटा है तो घर में होती है, उसमें वह गुल्लक डालते हैं। तो वो कहती है कि गुल्लक तक देख डाली। उन्होंने गुल्लक तक देखी और पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। और जब सब में मिला एक तत्व खाली, वो कहते हैं कि सब में एक ही तत्व मिला, सब खाली था, सब खाली था। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। कनस्तरों यानी जो टीन के पिंपे होते हैं बड़े बड़े, वो घर में हैं, उनको वो टटोल देते हैं। घर में जो मटके थे उनको भी वो उनमें झांक कर वो ढूंढते हैं। सब में मिला शून्य ब्रह्मांड, यानी सब में शून्य ही शून्य मिलता है। ब्रह्मांड यानी सौरमंडल, यानी सौरमंडल से ऐसा बहुत कुछ था लेकिन किसी में कुछ भी नहीं था। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। अरण्य कांड का अर्थ होता है कि रामायण का तीसरा खंड जो है उसमें अरण्य कांड कहा है, जिसमें राम सीता और लक्ष्मण के वनवास का वर्णन है, वह अरण्य कांड। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, यहाँ खाली खाली यही एक अरण्य कांड था। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। वो जो खिले हुए चेहरे से आए थे कि उनको लग रहा था कि आज कोई ऐसा हमें देखना मिलेगा, कुछ हमें घर से उठाना मिलेगा, जो संपत्ति होगी, धन होगा, सोना होगा, चांदी होगी, यह सोचकर खिले हुए चेहरे से वो आए थे। लेकिन ये सब देखने के बाद उनका चेहरा मुरझा जाता है और मुरझे हुए चेहरे से और उनके विष सूची हृदय में, और उनके हृदय में जो सूची थी यानी उनके मन में अब जो भाव थे वो बदलने लगे। और बदल कर क्या हुआ, रौद्र की जगह, क्योंकि देखो पहला प्रश्न किया तब से, घर में आए हुए पहला प्रश्न किया तब से वह क्रोधित हो जा रहे, उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया था। उनके दिमाग में, उनके भावनाओं में रौद्र रूप भरा हुआ था, रौद्र रस भरा हुआ था। अब जो वातावरण उन्होंने देखा उनके रसोई घर में, उनके शयन कक्ष में, सब कुछ टटोलने के बाद उनका रौद्र रस कम होता गया और करुण रस ने उसकी जगह ले ली। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। यानी वो तुरंत कवि से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हमें किसी ने गलत सूचना दी थी, इसके कारण हम आपके घर पर छापा डालने के लिए आए। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। कवि कहते हैं कि अपनी असफलता, क्योंकि वो सफल नहीं हुए ना, असफल हुए, उनको कुछ मिला नहीं, तो अपनी असफलता पर मन ही मन वो पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। और सिर झुकाकर वो जब वापिस जाने लगते हैं तब मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए,
जब वह निकलने लगे तब कवि उन सब अधिकारियों को रोकता है और सवाल पूछता है कवि कि सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। कवि कहते हैं कि सिर मत धुनिए, आप मेरी एक बात सुनिए और मुझे जवाब दीजिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। कवि कहते हैं कि अगर मेरे घर में ढूंढते वक्त आपको अधिक धन मिला होता तो आप ले जाते, लेकिन ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। तब क्या करना है? अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? कवि बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं कि अगर ज़्यादा होता तो ले जाते, लेकिन आपने ढूंढ कर देखा मेरे घर में कुछ भी नहीं है तो मुझे कुछ क्यों नहीं देकर जाते? यानी कुछ देकर जाना आपका फर्ज है ना, जैसे लेकर जाना आपका फर्ज है वैसा देकर जाना भी फर्ज होना चाहिए था। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। कवि कहते हैं कि यह सत्य है कि जिनके घर में सोने चांदी के पलंग है, सोफे है, वो देखकर आप उन्हें निकलवा देते हो, लेकर जाते हो आपके साथ। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, क्योंकि वह आपका काम ही है। बहुत अच्छी बात है, जिसके घर में सोने चांदी के पलंग या सोफे है वह निकाल लीजिए। लेकिन पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। कवि कहते हैं कि हाँ, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग है, सोफे है, वह आप लेकर जाओ, क्योंकि आपका फर्ज है कि जो ज़्यादा है वह लेकर जाना। लेकिन जिनके घर में कुछ भी नहीं है, बैठने के लिए भी कुछ नहीं है, उनके घर में एक तख्त यानी लकड़ी की चौकी, कम से कम लकड़ी की एक चौकी तो डाल कर जाइए, डलवा कर जाइए, यह आपका फर्ज है। देखिए, यानी जो आयकर विभाग से जो अधिकारी आए हैं उनके कार्यों पर बहुत अच्छा व्यंग किया है कवि ने इस कविता में। बच्चों, यहाँ यह कविता पूरी होती है। कविता का अर्थ मैंने दो चार पंक्तियाँ पढ़ते हुए समझा दिया है। अब हम देखेंगे लेखन कार्य। लेखन कार्य में सबसे पहले आता है शब्दार्थ। देखो बच्चों, कुछ शब्दार्थ मैंने जो पाठ के नीचे है वो यहाँ दिए हैं, लेकिन कई ऐसे शब्दार्थ है कि जिनका अर्थ मैंने कविता पढ़ाते वक्त बताया है, वह भी लिख कर रखना जरूरी है। रोष, गुस्सा, अर्जित, कमाया हुआ, अर्थ, पैसा या धन, कनस्तर, टीन का पीपा, तख्त, लकड़ी की बड़ी चौकी। अब पाठ के साथ और जो प्रश्न दिए वो पहले हम देखेंगे। सूचना के पाठ के नहीं, कविता के साथ जो पेज नंबर 66 पर है वो पहले देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। कवि ने छापा मारों से मांगा धन और तख्त। दूसरा प्रश्न, घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। समृद्ध, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। अभावग्रस्त, फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपियाँ। अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पंक्तियाँ हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। अर्थ है, कवि छापा मारने वाले लोगों से कहते हैं, जिनके घर में संपत्ति, सोने चांदी के पलंग, वे ले जाइए, लेकिन वो आपका काम है, वो तो आपको
करना ही है। बहुत अच्छी बात है कि ऐसे सोने के पलंग निकलवा लीजिए, लेकिन जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके घर कम से कम एक तख्त तो रखना आपका फर्ज है। ज़्यादा है तो लेना आपका काम है, तो जहाँ कम है वहाँ देना भी आपका ही फर्ज है। अब कविता के नीचे जो स्वाध्याय दिया है वह हम देखेंगे। इसमें भी पहली कृति है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली कृति संजाल पूर्ण कीजिए। ये वस्तुएं खाली थी, कनस्तर, मटके, पींपे और गुल्लक। दूसरी कृति पूर्ण कीजिए। कवि द्वारा छापा मारों को दिए गए सुझाव। पहला सुझाव, जिनके घर में अधिक धन है तो ले लीजिए, जिनके घर में बिल्कुल धन नहीं है उन्हें कुछ धन दे दीजिए। इसमें दूसरी कृति है, शयन कक्ष में पाई गई चीजें, फटा हुआ तकिया और टूटी हुई अलमारी। अगली कृति है, कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाइए। अ में दिया है अर्थ, स्वर्ण, चांदी, मुद्रा। आ में दिया है बालों में, चेहरे पर, नई कविता में, काव्य कृतियों में। यानी अर्थ, स्वर्ण, चांदी और मुद्रा कहाँ है, ऐसा पूछा गया है। उत्तर है अर्थ नई कविता में बसा हुआ है, स्वर्ण काव्य कृतियों में बसा हुआ है, चांदी बालों में निर्माण हो रही है और मुद्रा चेहरे पर स्थित है। प्रवाह तालिका पूरी करनी है। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, उनके हृदय में रौद्र की जगह करुण रस भर गया। उन्होंने क्षमा याचना की, अपनी असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। शब्द है अरण्यकांड, तख्त, असफलता, अनधिकृत। कवि के घर क्या देखकर छापे वालों का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। कवि के घर अरण्य कांड देखकर छापे वालों का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। कवि छापे वालों को घर में क्या डालकर जाने के लिए कहते हैं? कवि छापे वालों को घर में तख्त डालकर जाने के लिए कहते हैं। छापे वाले अपनी किस बात पर मन ही मन पछताने लगे? छापे वाले अपनी असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। छापे वालों को कवि से किस रूप से अर्जित अर्थ चाहिए था? उत्तर, छापे वाले को कवि से अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए था। अब देखो बच्चों, मैंने हर प्रश्न पढ़ा और फिर उत्तर पढ़ा। देखो, ऐसा ही प्रश्न बनाना कि वही सिर्फ शब्द ही उत्तर होना चाहिए, बाकी सब बातें प्रश्न में होनी चाहिए। सिर्फ शब्द उठाया और उत्तर प्रश्न में डाला तो उत्तर तैयार होना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न बनाना पड़ता है। सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा, इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। सोना का सामान्य अर्थ है बहुमूल्य धातु और कविता में अर्थ है सोना नींद में होना। चांदी सफेद रंग की धातु और चांदी यहाँ कविता में अर्थ है सफेद बालों का चांदी जैसा रंग। अर्थ संपत्ति, रुपया, पैसा और कविता का अर्थ है मतलब।
मुद्रा, सिक्का, रुपया, पैसा, यह सामान्य अर्थ है। भाव सूचक मुख चेष्टा, यह कविता का अर्थ है। अब एक प्रश्न पूछा गया है, स्वमत के लिए कर जमा करना देश के विकास को गति देना है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं। पहले जो आमदनी कमाते हैं उसके सही मात्रा में कर जमा कर देते हैं, और दूसरे लोग वे जो आमदनी इधर उधर से तो कमाते हैं लेकिन कर भरना जानते तक नहीं। ये दूसरे प्रकार के लोग समाज के लिए हानिकारक होते हैं। समाज में स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं या इसी प्रकार की अनेक समाज विकास की योजनाएं हो, सभी योजनाएं लोगों ने दी हुई कर के बलबूते पर चलती है। जिस देश के नागरिक कर समय पर और सही मात्रा में भरते हैं उस देश के विकास के कार्य एकदम ठीक से होते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये याद रखना है कि अपने भरे हुए कर की जमा पूंजी पर देश का विकास निर्भर है। ये सब देखने के बाद कर जमा करना देश के विकास को गति देना है, यह एकदम सही है। अब इसके बाद उपयोजित लेखन में दिया है, आकृति में मुद्दे दिए हैं और बताया गया है उन मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन का विषय है पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री। पुस्तकों के प्रकार, विशेषता, स्थल, तिथि और समय। अब विज्ञापन भी मैंने तैयार कर दिया है। आपके अपने शहर में अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक पुस्तकें एक ही जगह पाइए। शब्दकोश, विश्वकोश एक ही जगह पर एक ही समय पाने का मौका। समय है दिनांक 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर और स्थान है मराठा समाज हॉल, कोल्हापुर। देखिए, इस प्रकार इस विज्ञापन में कई भी अन्य कलर का उपयोग नहीं किया है। मैंने चित्र निकाला नहीं है, लेकिन अगर आप पुस्तक का वगैरह चित्र निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से, पेन से। जो बॉर्डर है वह सिर्फ पेन से रहेगी, पेंसिल से रहेगी। बाकी अंदर का जो भी लिखा है, जो भी चित्र निकाला है, वह आपको पेन से ही करना है। इस प्रकार बच्चों, यह कविता पूरी हो गई है। कविता का पूरा स्वाध्याय, कृतियाँ और स्वमत का प्रश्न सब कुछ मैंने तैयार कर दिया है। उपयोजित लेखन में जो विज्ञापन है वह भी मैंने तैयार कर दिया है। यहाँ यह कविता पूरी तरह अच्छी तरह से समाप्त होती है। यहाँ यह कविता पूरी करने के बाद मैं यहाँ ही रुकती हूँ। अगला पाठ लेकर मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।